कैसे बेटा आप सब लोग? आइए बहुत अच्छे हो गए। चलो भैया आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म। क्या क्या पढ़ना है हमको? कूलम्ब्स लॉ पढ़ना और वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। अगर आप पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जबकि पहले आप पीछे के 2 वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चार्ज तक पढ़ चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, चार्ज को कैसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी यहाँ तक का प्रोसेस पढ़ा है। अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। पहले समझे कूलम्ब्स लॉ की बातचीत क्यों आई। वो इसलिए आई क्योंकि आप लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि दो चार्ज आपस में या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कब करेंगे जब दोनों चार्ज डिफरेंट होंगे, रिपेल कब करेंगे दोनों चार्ज सेम होंगे, ठीक है। ये बात तो सेम थी कि सेम चार्ज रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, बट कितना करेंगे, इनकी क्या लिमिटेशन होगी, कितनी डिस्टेंस पे करेंगे और इनको ये जो फोर्स इनके बीच में लगेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताने के लिए कूलम्ब्स ने ला दिया। ला क्या दिया चलिए देखें। उन्होंने कहा मान लो दो चार्ज है अपने पास, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और दोनों के बीच की हमने कोई डिस्टेंस ले ली, लेट हमने r डिस्टेंस ले ली। तो उन्होंने बोला कि दोनों के बीच का जो चार्ज का दोनों के बीच की जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा। तो रिपल्सन अट्रैक्शन ना बोल के उन्होंने एक फोर्स का नाम दिया, उसका नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर दोबारा कौन सा नाम आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रो का मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला, स्टैटिक का मतलब तब लगेगा जब दोनों चार्ज रेस्ट पर होंगे, स्टैटिक पोजीशन पे होंगे। मतलब कि कूलम्ब्स लॉ केवल स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ये बात समझ आई? हाँ, तो उन्होंने क्या बताया? चलो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रो, अच्छा है तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is, देखिए ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। देखो ये साइन को क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये कब होता है? जब इधर वाली वैल्यू अपान में नहीं होती, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्टली proportional to their magnitudes, ठीक, and inversely proportional to distance स्क्वायर बिटवीन देम। ठीक, चलिए ये चाहे तो नोट कर ले एक बार, अब आगे समझे। देखो उन्होंने क्या बताया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब कि कहीं दो चार्जेस पर होने चाहिए, कहीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। अरे आपने एक लॉ पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, 11th में भी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पढ़ा था ना कुछ ऐसा, एक लॉ पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दोनों को मिला दिया गया, लास्ट में सेम एज कंडीशन ऐसे बनी। ठीक, चलो ऐसे आप नोट कर ले करने, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपान का r स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, यहाँ लग जाएगा K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। K की कोई वैल्यू होती होगी कि K क्या है? कांस्टेंट है। K को यहाँ हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो स्टैटिक कांस्टेंट। कहीं कहीं पे इसको कूलॉम कांस्टेंट भी लिखा पाया गया है। ठीक, अब जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका कोई ना कोई मान होता है कांस्टेंट का, तो k का भी एक वैल्यू होगी। k को हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना ये जो वैल्यू लिखी इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। अगर जीरो लग जाएगा तो इसको बगल में लिख देंगे नॉट।
इज नॉट का मतलब होता है इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम या आप एयर भी मान सकते हैं। ये एयर मीडियम के लिए लगता है। अगर हम एयर के बजाय वाटर यूज करें, ग्लास यूज करें तो नॉट हट जाएगा। 1/4πε0 की अपनी खुद की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ε0 की अपनी खुद की एक अलग वैल्यू है, लेकिन केवल एयर के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है ε0 की। ये केवल किसके लिए है? एयर के लिए। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इतनी बात समझ आई? देखो ये के 1/4πε0 हो गया, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ε0 की अलग वैल्यू होती है। ε0 को बोलते क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम। ε0 को ये बोला जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कूलम्स लॉ क्या होता है? The electrostatic force applied between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the distance square between them। ठीक है, दोनों को मिक्स किया गया, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। इसमें ε0 को अलग से लिखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी दी जाती है। ये पूरे 1/4πε0 की वैल्यू है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक टॉपिक कहीं कहीं पे इसका डायमेंशन पूछ लिया जाता है, तो आई होप डायमेंशन आप निकाल लेंगे। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? mL/2 मीटर स्क्वायर K⁻²। कूलम की डायमेंशन 80, तो ये a² t²। सबको आप ठीक करेंगे तो ये बन जाएगा mL/3, ये 2 और ये 1 3, t⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 पहले से था, 2 ऊपर गया -2 और बन गया t⁻⁻4, a की पावर ऊपर गया a⁻²। ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन mL3 t-4 a-2 किसकी डायमेंशन है? k की। ठीक, अगर यही आप ε0 की डायमेंशन लिखेंगे तो यहीं पर उल्टी हो जाएगी। उल्टी होके क्या बनेगी? m-1 l-3 t⁴ a⁴2। ये डायमेंशन हो जाएगी ε0 की। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। और कल जो वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कूलम्स लॉ पे ही न्यूमेरिकल्स। ठीक, नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म किसका? कूलम्स लॉ का। चलो देखो, कूलम्स का नॉर्मल क्या होता है? F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, अभी कूलम्स लॉ की कंडीशन लिखते हैं कि Q1 होता है, यहाँ तक Q2 होता है और ये r² होता है। अच्छा, एक टॉपिक हम मिस कर रहे हैं। कई जगहों पे पूछा गया है व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है? तो आप 3 टॉपिक लिख सकते हैं। पहली लिमिटेशन क्या होती है? इट इज अप्लाइकेबल ओनली रेस्ट चार्ज। किसके लिए अप्लाइकेबल है? रेस्ट चार्ज के लिए, मतलब दो चार्ज स्थिर हो, कांस्टेंट हो, एक जगह पे रेस्ट पर हो, मूव ना कर रहे हो, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। दूसरा, इट इज अप्लाइकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन से चार्ज होते हैं? ऐसे चार्ज जिनका शेप और साइज लिमिटेड, बहुत छोटा सा, मतलब उनका पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, उसे बोलेंगे पॉइंट चार्ज। वे चार्ज जिनका साइज पॉइंट जैसा हो। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज अप्लाइकेबल ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस। दोनों चार्ज बहुत पास रखे होंगे तभी ये अप्लाई होगा। अगर उनको दूर कर दिया जाएगा, धीरे धीरे वाला फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो, ये नॉर्मली क्या होता है? इसको मान लो हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो इसको लिखेंगे वेक्टर F = K Q1 Q2/r²। और यहाँ पे r' लग जाएगा, बस इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। हम बगल में लिख दे रहे हैं। r' का अपना सका एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर r/r, जिसे आप यहाँ पर रखेंगे। तो वेक्टर F = K Q1 Q2/r² इंटू, इसके जगह क्या रखेंगे आप? वेक्टर r/r। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर F = K Q1 Q2/r², r की पावर वन की क्या बन जाएगा? r³ हो गया, r³ इंटू ये क्या बना? केवल वेक्टर r। ठीक, अभी रुको,
इस फार्मूले को याद रखिएगा, यही से वेक्टर फॉर्म बनेगा। इतना फार्मूला है। ये हमने क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर। आर कैप की जगह हमने वैल्यू रख दी वेक्टर आर अपान आर, यहाँ आर की पावर 1 यहाँ 2 मिलके बन गया आर क्यूब वेक्टर आर लिखा हुआ है। अब देखो पहले समझो आप कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ। वेक्टर फॉर्म का मतलब हुआ कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के नेचर में कैसे होंगे, अपोजिट। अपोजिट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स किस पे लगेगा, Q1 पे। कौन लगाएगा, Q2। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर F12। यहाँ क्या लिखोगे आप, के की जगह के Q1 Q2 अपान आर क्यूब। यहाँ इस जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। आप ऐसे लिख सकते हो। कई जगहों में इसी आर क्यूब को ये भी लिखा गया है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का पूरा का मॉड लगा के क्यूब लगा दिया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, फिर इसको उल्टा कर लो। क्या लिखोगे, फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1। अब कौन फोर्स लगाएगा, Q2 लगाएगा। किस पर लगाएगा, Q1 पर लगाएगा। यहाँ क्या हुआ था, Q1 पे फोर्स लगा रहा था, कौन, Q2। सॉरी, इस बार कौन फोर्स लगा रहा, Q1। किस पे लगा रहा, Q2 पे। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान नीचे भी वही वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब, यहाँ इंटू लगा के वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आप एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे R1 प्लस में, यहाँ R1 माइनस में, यहाँ R2 माइनस में, यहाँ R2 प्लस में। यहाँ देखिए R1 प्लस, यहाँ R1 माइनस, यहाँ R2 प्लस माइनस, यहाँ R2 प्लस। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, डिफरेंट नेचर में, अपोजिट नेचर में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। बस यही आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। आप नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग कल का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड से लेकर के और नीट लेवल तक के न्यूमेरिकल करवाएं। बस आप ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बट विल ट्राई। चलिए, थैंक यू।